हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपका प्रवीण सर, दृष्टि जुडिशरी की ओर से। और आज हम लोग 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर चर्चा करने जा रहे हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट। आफ्टर 1947 जब हम आज़ाद हुए तो बहुत सारे राज्यों में बटा हुआ एक देश हमारे सामने था, बट देयर वाज there were so many issues regarding the boundaries and province name and ruling। तो क्या किया जाता इस सारे कवायद को लेकर, और उस समय जो जो इश्यूज क्रिएट हुए स्टेट के फॉर्मेशन को लेकर या यूनिटी के लिए, भारत के लिए, क्योंकि आर्टिकल 1 तो एकदम साफ साफ कह रहा था कि हम यूनियन है, यूनियन मीन स्टेट्स के साथ मिला हुआ एक संघ है। तो एक बहुत बड़ी समस्या आ रही थी और उस समस्या के कई कारण थे। तो बिफोर नोइंग अबाउट द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वी मस्ट बी नो अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ दिस अमेंडमेंट एक्ट। तो आई वांट टू शो some crucial reason behind the passing this amendment act. So now we can see background of the state reorganization commission 1953. Firstly, जब हम आजाद हुए 1947, और उस समय एक जो जिस तरह से एक प्लान हुआ कि भारत को कैसे फ्रेम करना है, भारत जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है वो कैसे डेवलप होगी और कौन कौन से स्टेट उसके में शामिल होंगे। तो जो सबसे पहली प्रॉब्लम इंडिया ने फेस की वो ये थी कि 3 ऐसे स्टेट थे जिसमें ये समस्याएं सामने आ रही थी कि इनको यूनियन टेरिटरी में कैसे मिलाया जाए। आगे हम लोग 4 टाइप ऑफ स्टेट की डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो बैकग्राउंड में अगर हम जाते हैं तो प्रॉब्लम क्या है। जनरली हम ये समझते हैं कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का जो बेसिक रीजन है वो केवल लैंग्वेज के बेसिस पर है। नो डाउट, लैंग्वेज इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर क्रिएटिंग अ रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953, बट उसके पहले 2-3 बड़ी घटनाएं ऐसी हुई जिसमें ये बात निकल के आई कि जरूरत तो है एक स्टेट कमीशन की। तो पहली जो घटना थी वो ये थी कि हैदराबाद वॉज नॉट रेडी टू मर्ज इन इंडिया। हैदराबाद तैयार नहीं था, और हैदराबाद के तैयार न होने से हैदराबाद के निजाम साहब जो हैं वो भारत के साथ शामिल नहीं होना चाहते थे। तो फिर क्या करना पड़ा, ये संक्षिप्त में आपको जानना है, क्योंकि असल में हम आएंगे रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन पर। तो हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो से लेना पड़ा। एक ऑपरेशन चलाया गया और ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया। जूनागढ़ की मैक्सिमम जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी और जो रूलर था वो मुस्लिम था, और रूलर जो है वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था। तो वहां पर क्या किया गया, वहां रेफरेंडम कराया गया, वहां जनमत के द्वारा, क्योंकि 90% पॉपुलेशन हिंदूज की थी और वो भारत हिंदू में, और जो बाकी जो मुस्लिम भी थे, ऐसा नहीं है कि दे वर नॉट रेडी टू ज्वाइन विथ इंडिया, बट कुछ लोग और खासतौर से जूनागढ़ का जो नवाब था ही वॉज नॉट रेडी। तो एक रेफरेंडम कराया गया जिसको हम लोग जनमत बोलते हैं, जनमत। और जनमत में जो बात निकल के आई कि जूनागढ़ पूरी तरह से भारत में शामिल होना चाहता है। देयर आफ्टर JNK का इशू बहुत बड़ा इशू था। JNK राजा हरि सिंह किंग जो थे वहां के, और जनता मुस्लिम थी, अधिकांश जनता मुस्लिम थी, 90% नियर अबाउट, और जो किंग था वो हिंदू था। लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनके किंगडम में। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ तो देसी रियासतों को, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको ये ऑप्शन दिया गया था कि वो या तो शामिल हो जाएं या तो अलग हो जाएं। तो उन्होंने स्वीकार किया कि वो अलग होना चाहते हैं, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि पाकिस्तानी कबीलाई जो लोग थे
जिन्हें आप आज के डेट में टेररिस्ट भी कह सकते हैं, वे हमला कर गए। और हमला करने के बाद स्थिति एक समय ऐसी आती है, वो एक अलग विषय है, लेकिन संक्षेप में आप जान लें, स्थिति एक ऐसी आती है कि हरि सिंह को मजबूरन भारत की सहायता लेनी पड़ती है। लेकिन भारत एक शर्त पे सहायता करता है कि आप भारत के साथ विलय करेंगे। तब वीपी मेनन साहब और आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों के, और खासतौर से माउंटबेटन की वजह से भी, इन लोगों के सहयोग से JNK को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के द्वारा भारत में शामिल कर लिया जाता है 26 अक्टूबर 1947। अब इन सब का क्या रिलेशन है रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के साथ? देखिए क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं भारत सही ढंग से अपनी टेरिटरीज को डेवलप करने में अभी भी सक्षम नहीं हो पा रहा है, और बहुत सारे ऐसे जो कोलिटरल इशू हैं, साइमल्टेनियसली वो इश्यूज जो चल रहे हैं, उनके कारण एक जो फ्रेमिंग होनी चाहिए इंडिया की, वो ठीक से नहीं हो पा रही है, जो इन फ्यूचर बाउंड्रीज को लेकर इश्यूज क्रिएट कर सकती थी। एक घटना तो ये होती है, और इसी समय से ये देखा जाने लगा था, चिंतन होने लगा था कि क्या किया जाए। और आपको अभी यकीन होगा कि इसी समय से एक तनाव भारत की राजनीति में आ गया था कि कैसे स्टेट को मिलाया जाए, कैसे स्टेट कमीशन बनाया जाए, कैसे स्टेट की बाउंड्रीज को बनाया जाए, और कैसे पार्ट A, B, C, D, जिसका डिस्कस अभी आगे करेंगे, स्टेट का मर्जर इंडिया में किया जाए। सेम टाइम एक और घटना होती है 1948 में, इसीलिए पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। 1948 में 2 कमीशन बनाए जाते हैं इसी काम के लिए। पहला कमीशन होता है SK धर कमीशन। 1948 में 2 कमीशन बनाए जाते हैं। फर्स्ट वाज SK धर कमीशन। SK धर कमीशन रिकमेंडेड दैट स्टेट फॉर्मेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। भाषाई आधार पर स्टेट का फॉर्मेशन होना चाहिए, नॉट ओनली लिंग्विस्टिक बट कल्चरल ऑल्सो। एवरी स्टेट हैव सम डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज, different way of life and different and various type of natural resources। तो इन सारी चीज को लेकर काफी झगड़ा होने की संभावना थी इन फ्यूचर। तो एक कमीशन बनाया गया इन 1948, SK धर कमीशन। SK धर कमीशन जो है लैंग्वेज के बेसिस पर, कल्चर के बेसिस पर स्टेट फॉर्मेशन की बात करता है, बट वो ऑन द फ्लोर नहीं हो पाता है, वो उसका कोई रिकमेंडेशन अभी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि थोड़ा सा तनाव अभी चल रहा था। और उसी समय एक और कमीशन बनाया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारमैया। इस एब्रीविएशन बना दिया मैंने, JVP कमीशन, जवाहर, वल्लभ एंड पट्टाभी। इन तीनों लोगों की वजह से, with very due respect, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारमैया जी कमीशन। और ये कमीशन बनता जरूर है, लेकिन इसका कोई भी ऐसा पार्लियामेंट पे कोई डिस्कशन नहीं होता है, और कोई बहुत बड़ी बात ऐसी नहीं होती है जिसके वजह से कोई अमेंडमेंट जैसी स्थिति बने। बट एट द सेम टाइम एक बड़ी घटना होती है। वो घटना होती है, एक जनाब थे, उनका जो नाम था पुट्टे करके कुछ, मैं बताता हूं। एक्चुअली ही लिव्ड इन मद्रास। उस समय का जो मद्रास था, उस समय वो वहां पे रहते थे, और मद्रास में जब वो जनाब रहते थे तो वो तेलुगु बोलते थे, और तेलुगु बोलने की वजह से उनका ये कहना था कि तेलुगुस के लिए, तेलुगुनियंस के लिए एक अलग स्टेट होना चाहिए। और आई एम नॉट रेडी टू स्टे इन मद्रास, और हमारे लिए एक अलग स्टेट हो। मद्रास काफी बड़ा एरिया था उस समय, मद्रास स्टेट बड़ा एरिया था। पेट्टू श्री रामलू, पेट्टू श्री रामलू, यस, पेट्टू श्री रामलू, आई रिमेंबर्ड, पेट्टू श्री रामलू, रामलू।
He was Telugu person and he denied to stay in Madras and demands for the separate state for Telugians. और हंगर स्ट्राइक उसने किया नियर अबाउट 55 डेज 55-56 डेज हंगर स्ट्राइक किया और हंगर स्ट्राइक के बाद देयर आफ्टर ही डाइड, वो मर जाता है। और उसके मरने का इफेक्ट क्या होता है कि वहां पर एक बहुत बड़ा विद्रोह पैदा हो जाता है, एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, तेलुगु अपने लिए अलग स्टेट की मांग करने लगते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 में बना उसके पहले की, क्योंकि सेम टाइम की बात है आप देखिए। और ये एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है पार्लियामेंट के लिए, बहुत बड़ा एक इंटरनल एग्रीगेशन की स्थिति आ जाती है, पीस ट्रैंक्विलिटी के लिए एक बहुत इफेक्टिव मेजर्स लेने की जरूरत पड़ जाती है। और अल्टीमेटली होता क्या है, अल्टीमेटली ये होता है कि आंध्र प्रदेश को आप देखें, आंध्र प्रदेश को 1 अक्टूबर 1953 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को एक और राज्य के तौर पर कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, एक नए स्टेट का फॉर्मेशन होता है आजादी के बाद। 47 के बाद 53 में फर्स्ट टाइम एक नया स्टेट फॉर्मेट कर रहा है, उसका नाम है आंध्र प्रदेश। इट वॉज अ फर्स्ट स्टेट फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। देखिए पूरी लड़ाई किसकी थी, स्टोरी बिहाइंड दिस फॉर्मेशन ऑफ स्टेट इज अ लैंग्वेज के बेसिस पर ही। अब जब यह घटना हो ही गई तो अब क्या होने लगा कि सेवरल पार्ट ऑफ इंडिया, अलग अलग लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज अपनी आवाज को रेज करने लगे, उठाने लगे और कहने लगे कि हमारे लिए, गुजरातियों के लिए गुजरात, पंजाबियों के लिए पंजाब, ऐसे कर करके सारी समस्याएं क्रिएट होने लगी। अब ये इट इज नॉट अ सिंगल प्रॉब्लम विच वॉज फेस्ड बाय द गवर्नमेंट, दैट टाइम गवर्नमेंट। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी। इसके अलावा प्रॉब्लम ये थी कि बिफोर 47 there were so many states and different type of state, different category of state. मैं आपको दिखाता हूं। तो 53 आंध्र प्रदेश एंड सेम टाइम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 हेडेड बाय जस्टिस फजल अली, फर्स्ट बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट में। एक्चुअली फर्स्ट बेंच क्या बोले, 7 जजेस ही थे, तो उसमें से एक फजल अली साहब, जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में 3 मेंबर थे इसमें, सॉरी जस्ट मिनट, इन दिस कमीशन देयर वर 3 members and commission headed by Justice Honorable Justice Fazal Ali Sahab. But the most biggest challenge for the organization of a state, a constitution of a state, formation of a state, creating some boundary of a state on the basis of culture and language, commission faces so many problems because of the previous category of the state। जो पहले से बहुत सारी कैटेगरीज थी उसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो कौन कौन सी कैटेगरी थी उस पर आप फर्स्टली आप इसको देख लेंगे, इसके बाद आपको सारी बात समझ में आने वाली है। 1 मिनट मैं आपको चार्ट के जरिए भी थोड़ा सा ये भी डिस्कस कर लूं। वही बात कि अमेंडमेंट जो तमाम बातें आ रही हैं, लेकिन उसके पहले ये जानना आपको बहुत जरूरी हो जाएगा, मुझे लगता है पहले आप ये जान जाएं। तो देयर वर 4 कैटेगरी ऑफ स्टेट बिफोर 1947।
oh sorry, before 1947, Part A state, Part A state, ब्रिटिश प्रोविंस, ये वो स्टेट थे जो ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट कंट्रोल में थे। अब वायसराय कंट्रोल करता था, रूल करता था, और सेक्रेटरी फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया एक होता था, उस वो रिपोर्ट करता था, ही वॉज ए रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिटिश एम्पायर, वो उनको रिपोर्ट करता था, और ये सारे स्टेट जो है इनके डायरेक्ट कंट्रोल में थे। तो कौन कौन से वो स्टेट थे इसको जान लेना भी जरूरी है, क्योंकि इतिहास जब तक आप नहीं जानते, हिस्ट्री जब तक आप, बैकग्राउंड जब तक नहीं जानेंगे, तब तक आप जानेंगे कैसे कि 1953 में जो कमीशन बना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन हेडेड बाय फजल अली, और जिसने 1956 में अपनी रिपोर्ट दी, उसने क्या क्या डिस्कस किया। क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम मैंने कहा उनके सामने आई, तो एक प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि डिफरेंट कैटेगरीज के डिफरेंट पार्ट्स बनाए गए थे 47 के पहले स्टेट्स के, जिसमें से पार्ट 1 में ब्रिटिश प्रोविंसेस, जिसमें क्या क्या था, बिहार व आसाम, बॉम्बे, दैट टाइम बॉम्बे वाज अ स्टेट, बॉम्बे, मद्रास, मध्य प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंस, यूपी, उत्तर प्रदेश, यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, यूनाइटेड प्रोविंस, एंड पंजाब। पंजाब एक्चुअली पेप्सू स्टेट था। पंजाब पेप्सू स्टेट के लिए एक शब्द आता है हमारे सामने, वो शब्द आता है, मैं आपको बताता हूं वो क्या है। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ओवरऑल तो पार्ट ए में ये स्टेट थे विच वॉज गवर्न बाय द डायरेक्टली ब्रिटिश एम्पायर। पार्ट बी प्रिंसली स्टेट, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही क्रिएट करते थे, बिकॉज सो मेनी ऑफ प्रिंसिपली स्टेट were not ready to merge in India or ready to sign in an accession of instrument of accession। तो ये पार्ट भी जो सामने आता है उसमें नियर अबाउट 552 देसी रियासतें, क्या कहा जाता है, इट्स कॉल्ड देसी रियासतें, देशी रियासत, स्पेसिफिकली हैदराबाद, जूनागढ़ बाई रेफरेंडम, हैदराबाद बाई ऑपरेशन पोलो, बीकानेर, ग्वालियर, राजस्थान, सौराष्ट्र, मायसोर, पटियाला, मध्य भारत, त्रावणकोर एंड कोचीन were a category of B state, means a princely state। यहां डायनेस्टीज चलती थी, जैसे सिक्किम भी बाद में आया 35 36 पे, अभी मैं आऊंगा उस पे अमेंडमेंट पे, तो वहां पे नामग्याल डायनेस्टी थी। ओवरऑल बी कैटेगरी, एंड द सी कैटेगरी governed by chief commissioner appointed by British Empire by Viceroy and governor, state level governor। तो ये थे भोपाल, अजमेर, टोटल 10 पार्ट सी में 10 स्टेट थे, भोपाल, अजमेर, त्रिपुरा, विंध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, बिलासपुर, कुर्ग, कच्छ इन गुजरात बॉर्डर, एंड मणिपुर। पार्ट सी कैटेगरी स्टेट्स आर हियर, एंड पार्ट डी कैटेगरी, पार्ट डी कैटेगरी
state was Andaman Nicobar Island. Andaman Nicobar Island. Now we come on the PPT. जो अभी डिस्कस मैंने किया, that was a real historical region for establishing a state reorganization commission. Okay, so same thing mentioned in this PPT. Year of amendment, we know very well, constituted in 1953 and giving a report in 1956 before the parliament. After India gained independence in 1947, we all know it faced significant challenge related to governance and administration because there were so many category of state. Due to the presence numerous province and princely state, same I told you, with varying language and culture. The initial administrative division did not adequately reflect the linguistic and cultural diversity. Obvious है, Britishers no bother about us, we all know, and the dynasties are sleeping, always lived in a sleeping mode in respect of their citizens, their people's right. So administration was very tough. So cultural diversity of population leading demands for reorganization. In response to these demands, the government of India appointed a state reorganization commission headed by Justice Fazal Ali. 3 मेंबर थे, ये भी आप लोग को पता ही है अच्छे से. और फिर बात आती है, कमीशन रिकमेंडेशन हाईलाइटेड द नीड ऑफ restructuring state to promote effective governance and regional identity. Recommendation of commission led to the introduction of the State Reorganization Act 1956 and thereby consequently the result of this State Reorganization Commission, 7th Amendment was enacted by the Parliament. Okay, 7th Amendment आता है, and through the 7th Amendment, one more thing we must be know, near about 20 articles plus schedule 1, 2 and 4 were amended. 20 near about 20 article and first, 2 and 4th schedule amend किया गया इस 7th amendment के थ्रू. ठीक, आगे बढ़ते हैं. Purpose we had already discussed, abolish the part B state, not only B, C and D also हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था. ठीक है, and reorganization of state, pillar highlighted the restructuring of state based on linguistic line and improved governance, इसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया. एंड अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, देयर थ्रू अ गवर्नर. हाँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब 7th अमेंडमेंट हुआ तो उसके थ्रू कुछ यूनियन टेरिटरीज में लेफ्टिनेंट गवर्नर और कुछ स्टेट्स में ये बात आई कि स्टेट में भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव हैंड सेंटर का होना चाहिए कि यूनियन के फॉर्मेशन के लिए एक यूनिटरी एंड कोऑपरेटिव मिक्स्ड फेडरलिज्म के लिए तो गवर्नर के अपॉइंटमेंट की भी बात इसके जरिए डिस्कस की गई थी. फिर आ जाते हैं, क्या कहता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ 7th अमेंडमेंट वाज टू रीऑर्गेनाइज इंडियन स्टेट अलोंग लिंग्विस्टिक लाइन के साथ, अलाउइंग फॉर बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज के लिए जो एक बेटर रिप्रेजेंटेशन हो सकता है उसके लिए उनका योगदान भारत में
दिस रीऑर्गेनाइजेशन एम टू इनहेंस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना इस रीऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य था। एंड गवर्नेंस बाय ग्रुपिंग पीपुल हु स्पोक सिमिलर लैंग्वेज, और उन सबको एक करना ताकि भाषाई आधार पर एक यूनिटी फॉर्म हो सके। वन मोर थिंग मस्ट बी नो हियर कि ये जो फजल अली साहब के द्वारा जो कमेटी बनाई गई, उस कमेटी का एक रिकमेंडेशन ये था कि स्टेट का फॉर्मेशन लैंग्वेज बेस्ड पे होगा। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट विल बी बेस्ड ऑन द लैंग्वेज एंड कल्चर, बट mere on the ground of language कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा अदर लिंग्विस्टिक पर्सन्स की किसी भी स्टेट में रहने पर। मींस कोई भी भाषा का आदमी, किसी भी लैंग्वेज को यूज करने वाला आदमी हैव ए राइट टू स्टे इन एनी स्टेट। तो ये एक बहुत अच्छी बात जो सामने आती थी, वो बात इसमें कही गई कि इस आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, फॉर्मेशन होगा, लेकिन वन स्टेट वन लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। इस बात को यहां पर भी आप जान लीजिए कि वन स्टेट वन लैंग्वेज कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। इन दिनों कुछ लोग इसकी मांग करते हैं, लेकिन ये सही बात नहीं है। ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को, यूनिटी को, इंटीग्रिटी को जो है तोड़ता है, कमजोर करता है। ठीक, तो एक ये भी बात हो गई। एबोलिशन बी स्टेट्स बी प्लस सी डी हम लोगों ने डिस्कस किया है और दिया भी है। अमेंडमेंट एबॉलिश द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट इनटू पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। इन डिटेल हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स, इट ऑल्सो फैसिलिटेट द अपॉइंटमेंट ऑफ सिंगल गवर्नर फॉर मल्टीपल स्टेट। यस, लाइक बहुत सारे ऐसे हैं कि जैसे चंडीगढ़ का गवर्नर है तो वो दो और स्टेट का हो जाता है। कई बार ऐसा होता है, यूपी उत्तराखंड का गवर्नर एक हो सकता है। तो ऐसा क्योंकि जो एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कभी कभी जरूरी हो जाता है। ठीक है, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, अमेंडमेंट इन आर्टिकल्स, यूनियन टेरिटरीज एंड क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट। इस प्रोविजंस इन्हीं से रिलेटेड था कि जो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क हुआ उसमें कुछ आर्टिकल्स में अमेंडमेंट किए गए जिसके थ्रू, और यूनियन टेरिटरी बनाई गई। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ इंडिया फॉर्मेशन देयर वर 17 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज थी, और उसके बाद अभी मैं डिस्कस करूंगा कि कई और बढ़ गई और कुछ नए स्टेट का क्रिएशन हुआ। और देयर आफ्टर amendment to article, the 7th amendment made significant change in several article. Article 1, yes, article 1 redefined the classification of state and union territory. First thing, first schedule updated to reflect new boundaries of state and name of state. It is made by the article 3 actually, by the simple majority, and in this condition creating a new boundaries or name of a state, state recommendation is not necessary, or state objection or any kind of state any replying is not necessary.
and the consent of president is not also, because it is not amendment through the article 368. Only by the article 3, with the simple majority, parliament have a right to pass an law in respect of boundaries. New boundaries mean a creation of a state and name of a state based on the linguistic reorganization. Fourth schedule also amended, modified to allocate seats in Rajya Sabha. राज्यसभा में अब नए बाउंड्रीज बन रहे थे, नए तरीके से फॉर्मेशन स्टेट का हो रहा था, तो सीधी सी बात है राज्यसभा में जो पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उस राज्य से कितने लोग राज्यसभा को रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी इसी के जरिए अमेंडमेंट किया गया. एंड क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, द अमेंडमेंट लेड द क्रिएशन ऑफ सेवरल न्यू स्टेट सच एज आंध्र प्रदेश, केरला, मद्रास, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश. Union territory, it established new union territories including Himachal Pradesh, Tripura, further clarifying their status within a India federal structure. तो न्यू यूनियन टेरिटरीज बनाई गई और हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा जो है उसको एक फेडरल स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए उसको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया. ठीक है, जो हम लोग आर्टिकल 372 के आसपास पढ़ते हैं. लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, द अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन सर्टेन यूनियन टेरिटरी एनहांसिंग लोकल गवर्नेंस फॉर द पर्पज ऑफ enhancing a local governance, good administration. लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यूनियन टेरिटरी के बनाए गए और कुछ नए यूनियन टेरिटरीज हम लोग देख रहे हैं कि लगातार उन चीज़ों में बढ़ोतरी होती जा रही है. फिर बात आ जाती है इम्प्लीकेशन. कल्चरल प्रिजर्वेशन ऑब्वियस है, द वेरी basic motive of the state reorganization commission and thereafter 7th amendment to protect language and culture of the particular part of India's people. By reorganizing state based on language, the amendment facilitated cultural preservation and promotion of regional language and custom, improved governance. Same things are here again in other words used. The restructuring aimed at improving governance by aligning administrative boundaries and with linguistic demographic, thus जिसके द्वारा making governance more effective. Same बात. National integration, reorganization, linguistic identity, help promote national integration. सीधी सी बात है, बहुत अच्छी बात है कि जब हम लैंग्वेज के आधार पर एक यूनिटी तो डेवलप होती ही है. बाय एक्नॉलेजिंग, इस बात को मानते हुए कि डाइवर्सिटी है हमारे में और इस चीज़ को हमको अगर मानना है तो सभी का रेस्पेक्ट करने के लिए हमको लैंग्वेज के बेसिस पर कुछ फैसिलिटीज़ और कुछ स्टेट के फॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में काम करना पड़ेगा. Political dynamics, the amendments influence political dynamic by enabling regional party to gain. Yes, actually ये एक बैड इम्पैक्ट, डिमेरिट भी आप कह सकते हैं कि इससे क्या हुआ ना कि जो लोकल लेवल पर जो पार्टीज डेवलप हुई उन्होंने सेंट्रल को काफी थ्रेट किया और सेंट्रल के रेस्पेक्ट में, बिकॉज अब वो तो इसी बेसिस पर अपना एक वो बनाने लगी और पार्टीज बनना, और पार्टीज बाद में फिर वो बार्गेनिंग के मामले में मामला आने लगा और कहीं ना कहीं सेंट्रल को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई या अपने बेनिफिट के लिए सेंट्रल को अगर वो देते हैं अपना क्या बोलते हैं उसको सपोर्ट करते हैं तो कुछ उसके बदले में बेनिफिट भी लेना चाहते हैं. तो एक डिमेरिट भी है. एंड
before the discussing about the cases, one thing I want to discuss with you, very simple, in a very simple way. Yes, as we know very well, the purpose of commission and thereafter the 7th amendment, and how many states were at the time of independence, and what was the background for the passing and 7th amendment act, we had already discussed here. Some points are very necessary for the your general knowledge. As such, in a 1961, Goa constituted. Goa became a state of India as a union territory in a 1961 गोवा, ठीक है. उसके बाद हाँ 35th amendment, through the 35th amendment Sikkim recognized as a state, and through the 36th amendment Sikkim considered as a 22nd state of India. 22nd state of India. कौन सा? सिक्किम. सिक्किम भी प्रिंसिपली स्टेट था. मैंने बताया नामग्याल डायनेस्टी थी वहां पर. और ये जो था ना, ये एक्चुअली तिब्बत और चाइना के बाद इसका नंबर था. अब या तो ये इधर जाए और या तो ये इधर आए. तो तिब्बत की हालत इसने देख ली थी, तो ये इंडिया में आ गया. और इंडियन कल्चर इसको पसंद आता है, आ जाता है. ठीक. फिर इसके बाद यस, शाह कमीशन, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन. ये जीके के पॉइंट पे डिस्कस कर रहा हूं. पटियाला एंड कहाँ गया, ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन. ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन मीन्स पेप्सू स्टेट. वासुदेव वर्सेस पेप्सू का कभी केस आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेक्शन 84 आईपीसी, सॉरी 85 एंड 86 आईपीसी. ये फिर आता है ये, हाँ, शाह आयोग, शाह कमीशन के रिकमेंडेशन पे हुआ. ये शाह कमीशन के रिकमेंडेशन पे पंजाब के 4 भाग हो गए. हिमाचल और सेम रीजन, लैंग्वेज कल्चर, हिमाचल प्रदेश कल्चर के कारण, हरियाणा हिंदी भाषी ज्यादा थे, ये एक अलग किया गया. पंजाबी बोलने वालों के लिए पंजाब. और फिर एक आता है चंडीगढ़ स्पेशल स्टेटस, चंडीगढ़. ठीक. ये भी एक बात आप जान जाए. इन 1966 ओके. फिर इसके बाद तो बहुत सारे हैं, वो सब आप लोग जानते ही हैं. इसके बाद फिर आप लोग जानते हैं कि 1 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़, 9th and 11th उत्तराखंड एंड झारखंड स्टेट बना. और उसके बाद ये
2 जून 2 जून 2014 को तेलंगाना बना। तेलंगाना it was 29th state that time, but 1st October I think, क्रॉस चेक कर लीजिएगा, 1 अक्टूबर 2019 में JNK स्टेट नहीं रह गया, इसलिए अब JNK एंड लद्दाख, JNK प्लस लद्दाख जो है यूनियन टेरिटरी हो गया। और नाउ इंडिया में 28 स्टेट प्लस 8 आई थिंक 8 यूनियन टेरिटरी एट प्रेजेंट भारत में है। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन मामला पड़ा। अब केसेस पे थोड़ा सा डील कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट केस, बाबूलाल प्रताप परात वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे एंड अनदर, 1959. Judgment: simply the Supreme Court upheld the authority of President reorganize the state under Article 3 of Constitution without needing to send the modified proposal back to the state legislature for further consultation. Simply, what a significance? This case established that the process of state reorganization could proceed without extensive consultation with the affected state. जिस स्टेट से बाउंड्रीज अलग की जा रही है, बढ़ाई जा रही है, घटाई जा रही है, नाम बदला जा रहा है, उस स्टेट के रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है, उस स्टेट के किसी ओपिनियन की जरूरत नहीं है। एक बात। सेकंड केस, यस दिस वन, यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर वर्सेस PK रॉय एंड अदर्स, 1967. Supreme Court ruled that the preparation of gradation list of the State Reorganization Act under Section 115 must comply with principle of natural justice. It is very most important thing. At the time of reorganizing any state, Parliament must be follow the principle of natural justice, mean equity, just and fairness, means must be follow the rule of law, equality before the law. And एक बात, मतलब इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि वन स्टेट के और सेकंड स्टेट के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, एक स्टेट का दूसरे स्टेट से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, रीजनेबल ग्राउंड पर ही स्टेट की बाउंड्रीज चेंज की जाएगी, किसी आर्बिट्रेरी एक्शन के तहत ऐसा नहीं किया जाएगा, या किसी पॉलिटिकल पर्पज के लिए ही केवल ऐसा नहीं किया जाएगा। सिग्निफिकेंस, दिस जजमेंट हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ अडहेरिंग टू नेचुरल जस्टिस ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन रिलेटिंग टू स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एंड reinforce the central government's role overseeing the process. सेम बात वही जो मैंने आपसे कही कि ये करते समय ये ध्यान देना होगा नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का। और द लास्ट केस इज स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, 2000. As we all know, Article 131 is the original jurisdiction of Honorable Supreme Court, Apex Court. Kept in your mind this article, and thereafter discuss about this case, and as well as Article 262 also considered. State of Karnataka versus State of Andhra Pradesh, year 2000. What the judgment? The Supreme Court addressed disputes over water sharing between Karnataka and Andhra Pradesh following state reorganization. The court ruled that interstate water disputes should be resolved accordingly to established
लीगल फ्रेमवर्क एंड एम्फेसाइज कोऑपरेशन बिटवीन स्टेट। इन दोनों आर्टिकल को लिखने के पीछे का रीजन क्या है? इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के रिलेशन में सुप्रीम कोर्ट को कोई राइट नहीं है, यानी ओरिजिनल जुरिडिक्शन नहीं है। एक्चुअली ओरिजिनल जुरिडिक्शन में सेंट्रल और स्टेट, स्टेट वर्सेस स्टेट का कोई इशू होता है तो सुप्रीम कोर्ट देखती है, बट इन रिस्पेक्ट ऑफ 262 सुप्रीम कोर्ट को ये राइट नहीं है। 292 भी है और इसके एक्सेप्शन भी है, वो अलग बात है, वो अलग टॉपिक ही है। सिंपली एक बात बताना, तो यही बात है, इसमें बहुत ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए इंटर स्टेट वाटर ट्रिब्यूनल बना हुआ है, उसके तहत काम होगा। और हाँ, इससे ज़्यादा इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है। सिग्निफिकेंस, दिस रूलिंग हाईलाइटेड हाउ रीऑर्गेनाइजेशन कैन लीड टू इंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट। रीऑर्गेनाइजेशंस कैसे देखेगी इंटर स्टेट जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको भी देखेगी और उन रिसोर्सेज को भी देखेगी। ये भी देखेगी कि क्या लीगल मैकेनिज्म यूज़ करना चाहिए कि दोनों राज्यों में या जिन भी राज्यों के बारे में ये कार्य हो रहा है, रीऑर्गेनाइजेशन की चर्चा हो रही है, उसमें कोई इशू न क्रिएट हो और उनके डिस्प्यूट कम से कम हो या डिस्प्यूट को इफेक्टिवली रिजॉल्व कर दिया जाए। ये एक और बात हमारे सामने आती है। एंड फाइनली हम ये कह सकते हैं कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। और एक एडिशनल बात यह है कि किसी और टेरिटरी को अपने में अगर मर्ज करना है तो उसके वो हमारी सावरन पावर है, इंडिया की सावरन पावर है। लाइक बेरूबारी का इशू जब था, इनरी बेरूबारी में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, तो 9th एंड 100 अमेंडमेंट एक्ट एक अलग विषय हो जाता है, लेकिन 7th इज वेरी डिफरेंट, only relates to the reorganization of state. Thank you so much.